विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग रांची विमेंस कॉलेज रांची। आज मैं बात करूंगी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम पर। फणीश्वर नाथ रेणु अपने आप में लोक संस्कृति के महान कथाकार हैं। उनका कथा संसार लोक संस्कृति का संगीत है। लोक भाषा उनकी कहानियों की नींव है। उनकी कहानियों में लोक हृदय के मार्मिक प्रसंग अनेक अनेक रंगों में फैले हुए हैं। लोक ध्वनि लोकगीत के प्रयोग से उनकी कहानियों में सम्मोहन पैदा होता है, जो हम पाठकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हीरामन की पीठ में गुदगुदी होने लगती है और वह मन ही मन कह बैठता है, हिस, ऐसा भी होता है, ऐसे भी लोग होते हैं। पाठक रेणु की बहाई भावुकता की नदी में बह जाता है। इसमें डूबते उतराते हम पाठकों को आनंद आता है। तीसरी कसम एक रोमांटिक कहानी है, जिसमें हीरामन नामक एक गाड़ीवान के साधारण से जीवन में भूचाल आ जाता है। रेणु ने एक 40 साल के गाड़ीवान हीरामन के चरित्र को अमर बना दिया है। इसमें रेणु ने एक साधारण गाड़ीवान के हृदय के उमंगों और अकेलेपन की व्यथा को रागात्मक सौंदर्य से संपृक्त कर उसका मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। गाड़ीवान हीरामन देखने में 40 साल का हट्टा कट्टा देहाती नौजवान है, जो अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में दिलचस्पी नहीं रखता। बचपन में ही हीरामन की शादी हो गई थी, परंतु गौने से पहले ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। हीरामन को अपनी पत्नी का चेहरा याद नहीं है। कई कारणों से दूसरी शादी नहीं हो सकी। अब हीरामन ने भी शादी न करने का मन बना लिया है। उसे डर है कहीं उसकी गाड़ीवानी न छूट जाए। वह सब कुछ छोड़ सकता है, गाड़ीवानी नहीं छोड़ सकता। हीरामन सीधा साधा और सच्चे मन का गाड़ीवान है। वह गांव में अपने भाई भाभी के साथ रहता है और गाड़ीवानी करता है। वह अपने भाई भाभी के प्रति समर्पित है और उनकी आज्ञा उसके लिए सर्वोपरि है। हीरामन के निश्चलता मन मोह लेती है। जब हीराबाई उसे बताती है कि वह कानपुर की रहने वाली है, तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। यह जानने पर कि कानपुर ही नहीं, नागपुर भी एक जगह का नाम है, तो वह हंसते हंसते दोहरा हो जाता है। हंसते हंसते उसकी नज़र हीराबाई की नाक की नकछवी पर पड़ती है और उसके मुंह से निकला लहू की बूंद। हीरामन ने अपने जीवन में 3 कस्में खाई थी। पहली कि अपनी बैलगाड़ी पर चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा। दूसरा कि बांस नहीं ला देगा। तीसरी कसम वह कहानी के अंत में खाता है कि किसी कंपनी की औरत को लदनी नहीं करेगा। कहानी की शुरुआत पहली कसम के साथ होती है। कंट्रोल का जमाना है। हीरामन सीमेंट ले जा रहा है। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसे पक्का गाड़ीवान मानता है। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ भी उसके बैलों की बड़ाई करते हैं। 5वीं बार उसकी गाड़ी पकड़ी जाती है, परंतु इस बार दरोगा नर्म नहीं होता है और 5000 की पेशकश करने के बाद भी मुनीम जी को गाड़ी से उतार लेता है। तो हीरामन के मन में खटका हो जाता है। वह समझ जाता है इस बार निस्तार नहीं, जेल जाना ही पड़ेगा। हीरामन डरपोक नहीं है। उसे जेल जाने से डर नहीं लगता, पर उसे अपने बैलों का मोह है। न जाने कितने दिनों तक भूखे प्यासे रहेंगे और फिर नीलाम हो जाएंगे। और तो और वह भैया भौजी के पास क्या मुंह लेकर जाएगा। वह चटपट फैसला कर लेता है। धीरे से बैलों की रस्सियां खोल देता है और बैलों को गाड़ी से निकाल वहां से भगा लेता है। तीनों रात भर भागते रहते हैं। घर पहुंचकर हीरामन 3 दिन तक बेसुध पड़ा रहता है और पहली कसम खाता है कि वह अब कभी भी चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा। दूसरी कसम का वाक्य भी अत्यंत रोचक है। हीरामन की गाड़ी पर बांस लदे थे। बांस गाड़ी से 4 हाथ आगे और 4 हाथ पीछे की ओर निकले हुए थे।
गाड़ी को संभालने में दिक्कत हो रही थी। एक तो गाड़ी बेकाबू थी और दूसरे गाड़ी शहर में चल रही थी। बांस के आगे का हिस्सा पकड़कर चल रहे नौकर का ध्यान भंग हुआ और मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी फट गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी। तब उसने दूसरी कसम खाई थी कि बांस की लदनी नहीं करेगा। आज फिर हीरामन ने लदनी ला दी है, परंतु इस बार जनानी सवारी है। हीरामन सोचता है, औरत है या चंपा का फूल। जब से गाड़ी में बैठी है, गाड़ी मह मह महक रही है। हीरामन ने कभी नौटंकी, थिएटर या बाइस्कोप नहीं देखा। वैसे भी गाँव में नौटंकी, थिएटर या बाइस्कोप देखने को बुरा मानते हैं। उसने रेलगाड़ी देखी जरूर है, पर चढ़ा नहीं है। ऐसे भोले राम को सवारी के रूप में परी मिल जाती है। ऐसी परी जिसके गाड़ी में बैठते ही मानो रह रह कर चंपा का फूल खिल जाता है। उसे रह रह कर पीठ में गुदगुदी लग रही है। पीठ में गुदगुदी लगने की कल्पना भी रोचक है। गुदगुदी पेट में लगती है, परंतु पीठ में गुदगुदी लगना तो कुछ अनूठी ही बात है। हीरामन बार बार अंगोछे से अपनी पीठ झाड़ता है और मन ही मन भगवान से किसी अनिष्ट से रक्षा करने की प्रार्थना करता है। जनानी सवारी हीरामन के लिए एक अचरज थी। उसने अपने जीवन में आज तक इतनी सुंदर औरत नहीं देखी थी, जिसकी आवाज़ बच्चों जैसी महीन और फेनु गिलासी जैसी सुरीली हो। फेनु गिलासी का मतलब है ग्रामोफोन। जिसकी नाक पर जुगनू चमकता हो, जिसकी मुस्कुराहट में खुशबू हो, जिसके दांत छोटी छोटे और नन्ही नन्ही कौड़ियों की पंक्ति के समान हो, जिसकी बोली में रस हो, उसे वह औरत साक्षात देवलोक की उतरी परी लगती है। कभी कभी वह डर भी जाता है कि डाकिन पिशाचिन तो नहीं। जब वह खाती है तो ऐसा लगता है भगवती मैया भोग लगा रही हैं। लाल लाल होठों पर गोरस का पारस। पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है। हीरामन हीराबाई के सम्मोहन में बंधता चला जाता है। जब हीराबाई सांस लेती है तो हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। उसके मन में सतरंगा छाता खिलने लगता है। सतरंगा छाता यानी इंद्रधनुष। उसकी गाड़ी चंपा के फूल से सुबासित होने लगती है। उसकी पीठ में खुजली होने लगती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में भी ऋषि रैक्व को ऐसी ही खुजली होती है। हीरामन को पीठ में गुदगुदी होती है और रैक्व को खुजली। क्या इसमें कोई साम्य है? मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति तीव्र अभिलाषा भाव का प्रतीक है। हीरामन की पीठ में गुदगुदी लगना, चंपा के फूल का महकना, सब कुछ रहस्यमय लगना इसी अभिलाष भाव का प्रतिबिंबन है। इसे ही प्रेम, प्यार, इश्क या लव भी कहते हैं। हीरामन उसका रूप देखते ही अचंभित हो जाता है। हीराबाई के मुखड़े पर एक टुकड़ा चांदनी पड़ने पर हीरामन को उसका चेहरा पहली बार दिखाई देता है। वह चीखते चीखते रुक जाता है। अरे बाप, ये तो परी है। हीरामन इस परी के मोह पाश में बुरी तरह जकड़ जाता है। हीराबाई हीरामन को अपना मीता बना लेती है। दोनों के नाम में एक साम्य है, हीरा। लेकिन हीरामन सोचता है कि बहुत फर्क है हीरामन और हीराबाई में। कहाँ वह 40 साल का काला कलूटा देहाती जो बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में दिलचस्पी ही नहीं लेता, और कहाँ यह परी। हीरामन को लगता है उसकी गाड़ी में कोई औरत नहीं, देवकुल की परी ही है। इसलिए हीरामन हीराबाई को दुनिया भर की नज़रों से बचा कर रखना चाहता है। रास्ते में गुजरने वाले गाड़ीवानों को वह बताता है कि उसकी गाड़ी में दुल्हन बैठी है। उसका दिल यह मानता ही नहीं कि यह कंपनी की औरत है। फिर सोचता है कि यह औरत नहीं, युवती है, अभी कुमारी ही लगती है। उसे देखते ही हीरामन का कलेजा धड़क उठता है। हीराबाई उसे नचनिया नहीं बल्कि गांव की बहू बेटी जैसी लगती है। हीरामन इस देवी के वापस देवकुल में जाने की आशंका से भयभीत है। उसे लगता है कि हीराबाई साक्षात इंद्र का दरबार छोड़कर
उसकी गाड़ी में बैठने वाली कोई अप्सरा है। एक लोक कथा में वस्तुतः हीरामन के ही मन की वह व्यथा है जिसमें परिवार में जन्मे देवता को कोई पहचान नहीं पाता। उसे यथोचित सम्मान नहीं मिलने से वह रूठकर वापस इंद्रलोक चला जाता है और उसके बाद द्योढ़ी की सारी शान शौकत विलुप्त हो जाती है। वह हीराबाई को सुनाता है। हीरामन को भी आशंका है कि उसका सुख चैन भी हीराबाई के साथ न चला जाए। यह आशंका भी हीराबाई के प्रति हीरामन के मन में उपजे प्रेम का प्रतीक है। वह इस नवोदित प्यार को सुरक्षित रखने के लिए विदेशिया नाच का वंदना गीत गाने लगता है। जय माँ सरस्वती और जी करत बानी, हमरा पर होखू सहाय है मैया, हमरा पर होखू सहाय। तेगछिया पर रुकने वाला प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। इस छोटे से प्रसंग में कई दृश्य उकेरे गए हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसका एक एक अनुच्छेद एक एक दृश्य है। कजरी नदी के आसपास का पूरा परिवेश रोमांटिक है, और हो भी क्यों नहीं। हीरामन का मन भी तो प्रेम से स्निग्ध हो रहा है। प्रेमी प्रियतमा से ही नहीं, उसकी हर चीज से प्रेम करने लगता है। इसीलिए हीराबाई के तकिए की खुशबू भी उसके देह में समा जाती है। उसकी सुगंध में इतना नशा है जैसे वह एक साथ 5 चिल्लम गांजा फूंक कर उठा हो। हीराबाई के छोटे से आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? इसी प्रसंग में आगे हीरामन द्वारा गांव से दही चूड़ा लाना, हीराबाई का साथ खाने का आग्रह और हीरामन के जी का जुड़ना पाठक को अंदर तक छू जाता है। पाठक की पीठ में भी गुदगुदी होने लगती है। हीरामन के मन में हीराबाई के लिए आकर्षण तो है ही, पर वह आकर्षण प्रेमी से ज्यादा भक्त का है। तभी तो हीरामन ने देखा भगवती मैया भोग लगा रही हैं। लाल होठों पर गोरस का पारस। पहाड़ी तोते को कभी भात खाते देखा है? महुआ घटवारिन की दर्द भरी कथा भी हीरामन के अकेले मन की पीड़ा को ही व्यंजित करती है। यह हीरामन का प्रिय गीत है। हीराबाई के बार बार अनुरोध करने पर वह महुआ घटवारिन का गीत सुनाता है। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रह कर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत नहीं करती, उलट कर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। हीराबाई को देखकर उसके मन में कहीं दूर आशा की किरण फूटती है। उसे लगता है इस बार महुआ ने अपने को पकड़ा दिया। उसने महुआ को छू लिया, पा लिया है। उसकी थकान दूर हो रही है। 15-20 साल से वह जिसकी खोज में था वह उसे मिल गई है। उमड़ती हुई नदी की उल्टी धारा में उसे किनारा मिल गया है। महुआ घटवारिन की कहानी इस तरह कथाकार ने रखी है। महुआ की माँ बचपन में मर जाती है। उसका पिता दूसरी शादी कर लेता है। वह जुआरी शराबी है। उसकी सौतेली माँ कर्कशा और निर्दयी है। जब महुआ बड़ी होती है तो वह उसे एक सौदागर को बेच देती है। जब सौदागर उसे नाव से ले जा रहा होता है तो वह उमड़ती नदी में कूद जाती है। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो जाता है। वह भी महुआ के पीछे पीछे नदी में कूद जाता है। वह बार बार महुआ को पुकारता है। महुआ तो घटवारिन की बेटी है। वह जल को मछली की तरह काट कर नदी की उल्टी धारा में भी आगे निकल जाती है। सौदागर का नौकर उसे पकड़ नहीं पाता। दोनों एक नहीं हो पाते। महुआ घटवारिन की कथा प्रतीकात्मक है। इसके जरिए कथाकार ने हीरामन के मन की व्यथा को त्रासद भाव से भर दिया है। हीरामन अकेला है। हीराबाई ने उसे अपना मीता बनाया है। हीरामन के मन में चंपा का फूल महक रहा है। उसकी पीठ में गुदगुदी हो रही है। उसकी थकान दूर हो रही है। उसका मन आनंद से परिपूर्ण हो रहा है। उससे आनंद के आंसू रोके नहीं रुकते। हीराबाई भी इस गीत को सुनकर कहीं खो जाती है।
वह लंबी सांस लेती है जिससे हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। उसे हीराबाई में वह तेज नजर आता है जो देवी देवताओं में होता है। वह उसे हूबहू महुआ घटवारिन लगने लगती है। हीरामन की आंखें डबडबा जाती हैं। कथाकार ने हीरामन के मन में उठने वाले भावों को बड़े ही भीगे शब्दों में व्यक्त किया है। टप्पर में लगे लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है। आसपास डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज पहुँचते पहुँचते हीराबाई हीरामन के मन में इस कदर समा जाती है कि वह उसे अपना समझने लगता है। अब हीराबाई उसकी सवारी भर नहीं रह जाती। वह हीराबाई को अपनी गाड़ी में तिरपाल घेरकर वैसे ही रखता है जैसे एक बार अपनी भाभी को रखा था। वह सोचता है आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी। वह हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। घर बसाने की हीरामन की यह महत्वाकांक्षा उसके अकेलेपन की पीड़ा को ही व्यंजित करती है। वह हीराबाई को इतनी आत्मीय मानने लगता है कि उसके दिए पैसे नहीं लेता और बड़े अधिकार से बोलता है, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। ये शब्द किसी गाड़ीवान के नहीं हैं। यह तो रस में डूबा, प्रेम रस में पगा और दीवानगी की काल्पनिक दुनिया में डूबते उतराते प्रेमी का वचन है। मेले में हीरामन की यह रंग बिरंगी दुनिया और भी खुशियों से भर जाती है। वह हीराबाई को अपना मानने लगता है, उस पर अपना हक जमाने लगता है। उसके शुष्क जीवन में बहार आ जाती है। उसका सारा व्यक्तित्व हीराबाई की सुगंध से भर जाता है। हीराबाई के एक बार हाथ रखने से उसकी गमछी, उसका कंधा सब धमधमा उठता है। परंतु जब हीराबाई की ओर से उसका आदमी किराए का पैसा देने लगता है तो वह सच्चाई से टकराता है। वह आहत होता है। वह किसी पतुरिया या कंपनी वाली की नहीं बल्कि अपनी लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया को लेकर आया था। यह दुल्हनिया उसकी अपनी थी। इस दुल्हनिया से वह किराया लेगा? अभी भी हीरामन सपनों की दुनिया में ही जी रहा है। वह उसके लिए देवता कुल से आई अप्सरा है। वह उसकी महुआ घटवारिन है। थोड़ी देर तो हीरामन अपनी महुआ घटवारिन से रूठा रहता है, परंतु अपने साथियों के अनुनय विनय पर वह पार्टी के ऐलान से उत्साहित होकर हीराबाई से मिलने जाता है। जब कंपनी का दरबान उसे अंदर जाने से रोकता है तो हीराबाई दरबान से कहती है, यह मेरा हीरामन है। इसके बाद तो हीरामन सपनों की सीढ़ी पर चढ़ता चला जाता है। कंपनी का अठन्निया पास उसके लिए अनमोल रत्न सा है। वह अपनी सारी कमाई जमा पूंजी हीराबाई के सुपुर्द कर देता है। हीरामन का सब मान अभिमान मिट जाता है। कंपनी का नगाड़ा बजने के साथ साथ हीरामन के मन का पुरैन नगाड़े के ताल पर विकसित हो गया था। हीरामन के लिए हीराबाई किसी कंपनी की पतुरिया नहीं है, वह सिया कुमारी है। इसलिए नौटंकी देखते समय जब एक दर्शक हीराबाई को हिरिया नाम से संबोधित करता है तो वह अपने साथियों से उस आदमी से बात न करने की हिदायत देता है, क्योंकि वह आदमी उसे लटपट लगता है। इसी प्रकार नौटंकी देखते वक्त कुछ लोग उसके सपनों के महल को तोड़ने का प्रयास करते हैं तो वह अपने साथियों समेत उन पर टूट पड़ता है। पास बैठा एक आदमी कह बैठता है, बड़ी नेम वाली रंडी है। इतना सुनते ही हीरामन और उसके साथी हीराबाई को रंडी कहने वालों के साथ भिड़ जाते हैं। उनकी सिया सुकुमारी को गाली देने वालों को वह कैसे छोड़ देंगे। इस मार धाड़ के बीच हीरामन की आवाज़ गूंज रही है। वह कहता है, एक एक की गर्दन उतार लेंगे। इस गूंज से काफ़ी लोग डर जाते हैं। हीरामन को हीराबाई का नाचना गाना अखरने लगता है। उसे सबके सामने नाचते देखकर उसका दिल भारी हो जाता है। जब सब लोग उसे रंडी पतुरिया कहते हैं तो उसका दिल कट कर रह जाता है। वह सोचता है आज आकर वह हीराबाई से कहेगा वह नौटंकी कंपनी छोड़कर सर्कस कंपनी में भर्ती हो जाए। नौटंकी कंपनी के रहने से लोग उसे बदनाम करते हैं। सर्कस कंपनी में वह बाघ को नचाएगी। बाघ के पास जाने की हिम्मत कौन कर सकता है। जब लाल मोहर हीरामन से आकर कहता है
कि हीराबाई चली गई और स्टेशन पर उसका इंतज़ार कर रही है तो उसके सपनों का महल ताश के पत्तों के समान भर भरा कर गिर जाता है। हीरामन बदहवास सा उसके पास जाता है। हीराबाई उसकी अमानत हीरामन को लौटा देती है, वह थैला जो उसने नौटंकी से पहले हीराबाई के पास जमा किया था, और हीराबाई विदा लेती है। इस मौके पर हीराबाई भी विचलित हो जाती है। वह जाते जाते कह जाती है, महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया गुरुजी। यह कहते हुए हीराबाई का गला भर आता है। हीरामन की हीराबाई उससे दूर चली जाती है। अंततः हीरामन तीसरी कसम खाता है, कंपनी के औरत की लदनी। तीसरी कसम झरने की तरह बहती प्रेम कहानी है। यह किसी धीरोदात्त नायक या राजकुमार की प्रेम कथा नहीं है, बल्कि एक सीधे साधे 40 वर्षीय गाड़ीवान की उमंगों के प्रस्फुटन की मार्मिक कहानी है। कथाकार रेणु जी की लेखनी ने एक साधारण से व्यक्तित्व में असाधारणत्व का समावेश किया है। प्रेम की धारा में बहता हीरामन किसी राजकुमार से कम नहीं लगता। तीसरी कसम एक अकेले आदमी की कसक है। बचपन में ही पत्नी को खो देना और फिर विवाह न हो पाना उसके लिए कष्टप्रद है। ऊपर ही ऊपर तो वह विवाह नहीं करना चाहता, परंतु अंदर ही अंदर लावा बह रहा है जो हीराबाई के संपर्क में आते ही फूट पड़ता है। अपने ही ज्वालामुखी से वह खुद भस्म हो जाता है। थोड़े दिन की खुशी, फिर वही अकेलापन। हीराबाई उसे और कुछ तो नहीं पर प्रेम की टीस अवश्य दे जाती है। तभी तो कहानी के अंत में अपने दर्द का इजहार करता वह गाता है, मारे गए गुलफाम। कहानी का पूरा परिवेश लोकमय है। लोक संस्कृति से संपृक्त यह कथा बहते संगीत के समान प्रतीत होती है। इसमें चित्रों को जोड़कर कहानी बनाई गई है। इसकी इसी दृश्यात्मक क्षमता को देखकर एक फिल्म बनी थी जिसमें राज कपूर ने हीरामन की भूमिका निभाई थी। इस कहानी की कसक को तीव्र करने के लिए रेणु जी ने 2 लोक कथाओं का भी समावेश किया है। नगर हवेली की कथा और महुआ घटवारिन की कथा ने शिल्प के साथ साथ कथ्य को भी जीवंत और सरस बना दिया है। लोक जीवन की सरसता, सादगी और निश्चलता पूरी कहानी में झलकती है। हीरामन और उसके साथियों का हीराबाई के साथ आचरण और श्रद्धा भाव इसी सादगी का प्रमाण है। यह कहानी ग्रामीण मन की सहज अभिव्यक्ति है। नौटंकी का पास पाकर उनका इतराना, हीराबाई को रंडी बोलने पर सबको पीट देना, गांव घर जाकर नौटंकी देखने की बात न कहना ग्रामीण मनोविज्ञान का दिग्दर्शन है। कहानी कहने का यह ढंग बेजोड़ है। रेणु जी ने एक सामान्य सी लगने वाली कथा को अपने कथा शिल्प के जोर से हिंदी कहानी का एक अनमोल रत्न बना दिया है। कहानी में रोमांच और प्रेम दोनों की एक साथ नदी बहती है। हीरामन का चुपके से बैलों को खोलकर भगाने और भागने का वर्णन क्या किसी उपन्यास में मिला है कभी? इसे पढ़ते वक्त रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कहीं हीरामन पकड़ा न जाए। कहानी नाटकीय संभावनाओं से भरपूर है। आरंभ से ही कहानी पाठकों के मन में उत्सुकता भर देती है। तीसरी कसम एक क्लासिक कहानी है। इसकी संवेदना शाश्वत है और शिल्प सर्वथा मौलिक है।